सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ देशवासियों की जंग जारी है। इस बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो इस लड़ाई में हमारे जुनून को चुनौती देती हैं, मगर हमें हर मुश्किलों का सामना करना आता है और इस बार भी ऐसा ही होगा। आज हस्तक्षेप में हम इन्हीं चुनौतियों पर बात करेंगे। ये अग्नि परीक्षा का दौर है। कोरोना से मुकाबले के दौरान एक के बाद एक नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन अगर हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे तो इन बाधाओं को भी पार कर लेंगे। कोरोना के कहर के बीच बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के बुरे दौर के बावजूद प्रकृति हमें इशारा कर रही है कि आने वाला समय पहले से बेहतर होगा। साइड इफेक्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट की जीत होगी। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। रैपिड टेस्ट किट से जांच के नतीजे गलत आने की शिकायतों के बाद ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश भर में इस तकनीक से जांच पर रोक लगा दी है। सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें। इससे पहले राजस्थान सरकार ने इस टेस्ट किट के फेल होने की शिकायत की थी। यहाँ रैपिड टेस्ट किट से हुई जांच में पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। इनका जो कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। ICMR ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया। इस बीच कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ी चिंता ये भी है कि देश में एसिम्प्टोमेटिक मामले बढ़ रहे हैं, यानी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण मौजूद नहीं है, वो भी कोरोना के साथ घूम रहे हैं। 87% लोग ऐसे मिले जो सिम्टम जिनको था ही नहीं, जिन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए। ये सिचुएशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब ये सिचुएशन आ गई है भारत में भी सोचने की हम सारे एंटीनेटल केसेस का टेस्ट कराएं क्या। WHO के निदेशक टेड्रोस एडहेनम ने कोरोना वायरस को लेकर ये कहकर चिंता बढ़ा दी कि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की तुलना 1918 के स्पेनिश फ्लू से की, जिसकी वजह से दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। The worst is yet ahead of us. Let's prevent this tragedy. इस बीच 20 अप्रैल से लॉकडाउन में दी गई कुछ रियायतों के बाद जिस तरह दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की भीड़ जमा हो रही है, वो चिंता का सबब है, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा अब तक का कोई दूसरा उपाय सामने नहीं आया है और जिस तरह से लोग इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने दिल्ली गाजियाबाद के बीच आने जाने पर रोक लगा दी, जिसके बाद सड़कों पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। मौके का जायजा लिया सहारा समय संवाददाता प्रीति पांडे ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। हालांकि कोई छूट इस पूरे जोन में नहीं दी गई है। अगर खास करके बात की जाए, क्योंकि ये जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ यहाँ से आप गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली जा और आ सकते हैं। ये वो स्ट्रेच है और यहाँ पर दूर तक इसी तरीके से लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई हैं, जाम लग गई है। और स्थिति ये है
कि लोग घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं। कहने के लिए ये सभी लोग या तो पास होल्डर्स हैं जिन्हें परमिट दिया गया है, या फिर एसेंशियल सर्विसेज से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कतार लग गई है गाड़ियों की लंबी, और ये पिछले 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब इसी तरह की यहाँ पर स्थिति है। ज़्यादातर लोग एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, या फिर वो लोग हैं, वो केंद्रीय कर्मचारी हैं जिन्हें ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए कहा गया था। लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था, दिल्ली की और पूरे देश की सड़कें खाली थी। लेकिन अब ये जो तस्वीर है ये दिखा रही है कि शायद लॉकडाउन ही बेहतर विकल्प था, क्योंकि जिस तरीके से जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मूवमेंट यहाँ पर है, ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि यहाँ से कितने लोग, अगर कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित हुआ तो कहाँ तक संक्रमण फैलेगा। और जिस तरीके से ये जाम की स्थिति है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि किसी भी तरीके से ये मैकेनिज्म सक्सेसफुल साबित होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि पुलिसकर्मी और डिप्लॉयमेंट्स हैं, लोगों को चेक किया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है कि जो लोग निकले हैं वो वैलिड रीज़न की वजह से निकले हैं या फिर वो एसेंशियल सर्विसेज से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों का लंबा जमावड़ा लगा हुआ है, ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वाकई ये लॉकडाउन का तरीका सक्सेसफुल है या नहीं। इस समय दिल्ली बॉर्डर से कैमरामैन संजय दुबे के साथ मैं प्रीति पांडे। तो ये थी हमारी संवाददाता प्रीति पांडे, जो बता रही थी कि किस तरीके से दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद बॉर्डर पे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं जब गाज़ियाबाद सीमा सील कर दी गई। आज के हस्तक्षेप में हम चर्चा करेंगे कि तेल की अर्थव्यवस्था किस तरीके से कुछ देशों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गई है, तो कुछ देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि तेल की जो कीमतें हैं वो शून्य हो गई हैं, यानी $0 पर बैरल। अपने दर्शकों को बता दें कि एक बैरल में करीब 159 लीटर तेल आता है, और जब साल की शुरुआत हुई थी तो $67 पर बैरल तेल की, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में थीं। अगर उसको भारतीय रुपया में कन्वर्ट किया जाता तो करीब 31 रुपये के आसपास पर लीटर तेल की कीमत बैठती। 1 अप्रैल को करीब तेल की कीमतें टूटते टूटते $23 पर बैरल आ गई। $23 पर बैरल की कीमत के हिसाब से अगर भारतीय रुपये में उसे कन्वर्ट किया जाता तो करीब 11 रुपये पर लीटर तेल की कीमत बैठती। ऐसी स्थिति में जब कोरोना के कारण पूरी दुनिया में सर्वव्यापी, यानी विश्व लेवल पे पूरी दुनिया संपूर्ण लॉकडाउन में है, तो ना तो जहाज़ चल रहे हैं सड़कों पर, ना तो वाहन चल रहे हैं, ना तो बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है उसका उपयोग, यानी ज़मीन के अंदर से निकलने वाला तेल, पेट्रोल, डीजल, किरासन, इसका उपयोग अब ना के बराबर रह गया है, और सप्लाई की कैपेसिटी वैसे की वैसे बनी हुई है। या यूँ कहें कि तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, खरीदार मार्केट से गायब हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी कीमत नीचे आते आते शून्य तक पहुंचनी ही थी। लेकिन ये इतना जल्दी पहुंच जाएगा, इसका अनुमान बड़े बड़े पंडितों ने भी नहीं लगाया था। आज के पिंक पेपर्स, यानी जो बिज़नेस की खबरें छापने वाले अखबार हैं, जब उनके फ्रंट पेज पर इस तरह की खबरें उनके वेबसाइट और अखबार में दिखीं तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पूरी दुनिया में अमेरिका, ओपेक कंट्री, रूस और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये इस चिंता से परेशान हैं कि जो टारगेट यूरोप और अमेरिका ने दिया था कि 2022 तक तेल से चलने वाली सारी गाड़ियां सड़कों से हटा ली जाएंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर आ जाएंगी। भारत ने भी 2030 तक का लक्ष्य लिया था। इस बात से परेशान होकर सऊदी अरबिया समेत कई बड़े बड़े देश, जिनके पास तेल के बड़े बड़े भंडार हैं, जो तेल की इकोनॉमी के कारण पूरी दुनिया पर राज करते हैं, जिनके शासकों का जीवन पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर सुर्खियां बटोरता है कि वो अपने लिविंग स्टाइल पर कितना बड़ा पैसा खर्च करते हैं। ऐसी स्थिति में जब तेल की कीमतें नीचे जा रही थी तो तमाम तेल उत्पादक देश बड़े बड़े रोड शो कर रहे थे। इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेज में अपने तेल के भंडार को रखने वाली कंपनियों की लिस्टिंग करा रहे थे कि इस लिस्टिंग के जरिए जितना पैसा वो दुनिया से बटोर सकते हैं बटोर लें, क्योंकि आने वाले 2, 4, 5 सालों में ये सारा सिस्टम
बदल जाने वाला है। सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद तेल का जो सारा खेल है वो समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन तेल का खेल इतना जल्दी समाप्त हो जाएगा और बीच में कोरोना आ जाएगा, ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इसके कारण आज जो भंडारण की क्षमता है उससे ज़्यादा तेल बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध है। तेल प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां लोगों को बुला के मुफ्त में तेल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तेल लेने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि रखें कहाँ उसको। और हम जो लोग भारत के ग्रामीण परिवेश को जानते हैं और जिनको अनुभव है, वो जानते हैं कि कभी कभी हमारे यहाँ भी आलू और प्याज की पैदावार जब ज़्यादा हो जाती है, टमाटर की पैदावार ज़्यादा हो जाती है, तो सड़कों के किनारे गड्ढों में टनों आलू ऐसे मुफ्त में लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके भंडारण की क्षमता नहीं रहती है कोल्ड स्टोरेज में, और प्याज रखने वाले वेयर हाउसेज में, और टमाटर रखने वाले कोल्ड स्टोरेज में। तो आज तेल की स्थिति भी आलू टमाटर से भी बद से बदतर हो गई है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं तेल की अर्थव्यवस्था पर, और साथ ही अगले सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि इस संपूर्ण लॉकडाउन के कारण प्रकृति को मुस्कुराने का मौका कैसे मिला है, कैसे नदियों का पानी पूरी तरह से साफ हो गया है, कैसे आसमान की नीलिमा दिखाई दे रही है, कैसे मोर लोगों के छतों पर आ जा रहे हैं, कैसे चिड़ियों की चहचहाहट आपके सुबह जगने के एहसास को अलग बना दे रही हैं, कैसे गंगोत्री से हरिद्वार तक का पानी पीने के लायक हो गया है, और 100 साल के इतिहास में यमुना का पानी इतना साफ कभी नहीं देखा गया जितना साफ दिखाई दे रहा है। और कुल मिलाकर के जो गंगा का पानी है वो हरिद्वार तक पूरी तरह से साफ हो चुका है, और जहां गंगा का पानी सबसे ज़्यादा गंदा था वहां पर करीब 60% से ज़्यादा पानी साफ हो गया है। यमुना के पानी में दिल्ली में लहरें पैदा हो गई हैं, जो पानी एक गंदे नाले में तब्दील हो चुका था, जो यमुना एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश रोहिल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री डॉक्टर रवि सिंह और ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहला सवाल हम शहनवाज जी से ही ले रहे हैं। शहनवाज जी, ये बताएं कि जो तेल की अर्थव्यवस्था थी, जो हमारा ऑयल बिल था, वो हमारे सारे एक्सपेंडिचर से सबसे बड़ा था। हम अपनी ज़रूरत का करीब 80% तेल प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्रीज़ हैं उनसे आयात करते थे। हम अमेरिका से भी तेल लेते थे, सऊदी अरबिया से भी लेते थे, ईरान से भी लेते थे, और भी रूस से भी लेते थे। तमाम देश हैं जिनसे हम तेल ले रहे थे। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की किस्मत इतनी अच्छी है कि लॉकडाउन के दौरान जो तेल की कीमत जो उनको इंटरनेशनल करेंसी में चुकानी पड़ती, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा खिसक जाता। ऐसे में अब तेल तो फ्री में भी जितना लेना चाहें अब ले सकते हैं। दुनिया के तमाम देश जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो आपको फ्री में भी तेल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हमारी भंडारण क्षमता इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम उसे लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में क्या मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को इससे कितना बल मिलने वाला है, और कोरोना को लेकर के जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रही है, क्या तेल के खेल में इससे हमें कितना फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए उपेंद्र जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बुलाया नहीं है, मैं खुद चल कर आया। और मैंने जब आपसे सुबह बात हो रही थी जी, वैसे तो मेरी डिबेट कई चैनल पे थी, लेकिन मैंने कहा मैं आपका बहुत आज शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं। जी, मैंने जब आपसे बातचीत की और आपने पॉजिटिव बात बताई जी, आपने गंगा जी के बारे में बताया, आपने जमुना की लहरों के बारे में बताया जी, तो मुझे लगा कि मैं इसको देखने की जगह टीवी पे देखता आपका जी। मैं आपका हस्तक्षेप प्रोग्राम बहुत क्योंकि इसमें लोग चिल्लाते कम हैं, इसमें ज्यादा चिल्ला नहीं होता, इसमें पॉजिटिव डिबेट होती है। तो मैंने आज सोचा कि मेरी डिबेट तो हो गई, जो मेरी 2 डिबेट थी
पार्टी अन्य न्यूज चैनल पे, लेकिन इस पर मैंने खुद कहा कि मैं सुनने आऊंगा। तो आज मुझे सुनकर बड़ी खुशी हो रही है। पॉजिटिव नोट पे डिबेट है। पहली बात आपने कही कि चिड़िया की चहचहाट सुनी जाती है, घर पे आ रहे हैं, गंगा जी अविरल निर्मल हो रही हैं, जमुना के अंदर भी पानी की लहरें आपने दिखाई, चिड़िया चहक रही हैं। और ये सही है, आपने बताया था मुझे कि रोड पे एक्सीडेंट भी जो हजारों लोग महीनों में डेथ करते थे वो एकदम नहीं है। ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। दिक्कत दुश्वारियां बहुत हैं लॉकडाउन से, कोरोना वायरस का बहुत बड़ा खतरा है। इसको हम पूरे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को कोरोना को पराजित करना है। जहां तक तेल का सवाल है, इसको मैं किस्मत से नहीं जोड़ता। जहां हर जगह दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। जहां कोरोना की वजह से हमें बहुत सारा नुकसान है कि एक अंधेरा सा दिख रहा है, वहीं थोड़ा उजाला तेल से भी दिख रहा है। क्योंकि तेल में जो पैसा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगता था वो पैसा बचेगा, तो हम लोगों को की सेवा में और कोरोना से इस बड़ी लड़ाई में उसको लगाने का काम करेंगे। आप जानते हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी की हालत क्या है। भारत के बारे में भी IMF ने कहा है कि 1% से ज्यादा हमारी GDP रहने वाली है, जबकि अमेरिका, यूरोप और कई देशों में उनकी जो GDP है वो बहुत नीचे जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव बात है और आज पॉजिटिव बात पर ही मैं आया हूँ। और मुझे बहुत अच्छी बात है कि आज मैं डिबेट करने से ज्यादा डिबेट सुनने आया हूँ। इसलिए मैं कोई बहुत वाद विवाद नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि कोई वाद विवाद करे भी तो मैं बहुत जवाब नहीं वाला, क्योंकि मैंने तो तय किया है जब तक कोरोना से जंग नहीं जीती जाए जब तक इस पर वाद विवाद में पड़ना ही नहीं। कोरोना एक बहुत बड़ी लड़ाई है और सबको मिलकर लड़ना है, और जो लोग भी है इसका अपना ध्यान रखना है। ये सही है कि तेल के मामले में हमें जो एक उम्मीद की, जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में एक जुगनू टिमटिमाए तो रोशनी का एहसास होता है। देखिए आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, इस कारण थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं या तो नेटवर्क हमारे यहाँ कमजोर है या तो नेटवर्क आपके यहाँ कमजोर है, इसलिए ऑडियो पूरी नहीं मिल रही है। मैं तो मोबाइल से जुड़ा हूँ जी, तो जो आवाज आ रही होगी मोबाइल से आ रही होगी जी, और शक्ल अगर मेरी न भी दिखे तो आवाज तो नहीं, आपकी शक्ल भी अच्छी दिख रही है सनवा जी। सीधे चलता हूँ, जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेश रोहिल्ला, जो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के सीनियर डायरेक्टर हैं। रोहिल्ला साहब, पर्यावरण के बारे में CSE बहुत लंबे समय से एक बड़ा नाम है, एक बड़ी आवाज़ है। आप लोग हमारे खाने पीने से लेकर रहन सहन से लेकर के नदियों से लेकर और पहाड़ जंगलों तक सबके बारे में आप लोगों की रिपोर्टें आती रही हैं। वो बहुत काम की होती हैं, लोग उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। जिस तरीके से आज कोरोना की मार से पूरी दुनिया दो चार हो रही है, लेकिन उसमें कुछ ये सुखद अनुभूतियां हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। यमुना का पानी हो, गंगा का पानी हो, जिस तरीके से इनमें साफ़ सफाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से जो पेड़ों और पौधों में जो हरियाली लौट आई है, जो हवा हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस तरीके की हवा अब हमें मिल रही है, जिस तरीके से हमारे फेफड़े खुल करके सांस ले पा रहे हैं, और देश के जो 17 शहर जिनकी हवा सबसे ज़्यादा खराब हो गई थी, ऐसी स्थिति में जो हमारे सारे प्रयास मिलकर नहीं कर पा रहे थे, 1 महीने के संपूर्ण लॉकडाउन ने इतना आसानी से कर दिया। तो क्या मानते हैं कि दुनिया में जितनी हमारी भौतिक उपलब्धियां हैं वही हमारी दुश्मन हैं, और हमें अगर इन उपलब्धियों के साथ जीना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपने को कंडक्ट करना चाहिए कि अगर हम गाड़ी घोड़ा तमाम सुख सुविधाओं के साथ जी रहे हैं तो प्रकृति भी ऐसी ही मुस्कुराती रहे जैसे मुस्कुरा रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है जो कि नदियों में पानी की मात्रा बढ़ी और प्रदूषण की मात्रा दिखाई दे रहा है कि कम हुआ है प्रदूषण जी। और ये कोई बहुत नई बात नहीं। एज ए पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट, हम ये कहते रहे हैं कि नदी में एनवायरमेंटल फ्लो मेंटेन करने की ज़रूरत है।
जी। और अगर आप नदी में थोड़ा पानी छोड़ें और विकास और पर्यावरण के बीच समन्वय बनाएं, एक बैलेंस डेवलपमेंट करें, जी। तो नदी अपने आप में काफी अपने प्रवाह के द्वारा कुछ चीजों को साफ कर सकती है, जिसे सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी कहते हैं। जी। और अगर उद्योग और कृषि जो है, इस समय जो है कृषि में जल की रिक्वायरमेंट जो है, की जो डिमांड जो है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। बिकॉज हार्वेस्टिंग का सीजन है और उद्योग बिल्कुल पानी नहीं ले रहे हैं। इसके कारण प्रवाह नदी में बढ़ा है और प्रवाह बढ़ने के कारण डाइल्यूशन हुआ है। और इससे ये बात निकल के आ रही है कि अगर हम नदियों में थोड़ा और प्रवाह छोड़ें और जो उद्योग और कृषि में जो जैसे ट्रीटेड वेस्ट वाटर को यूज किया जा सकता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो खेतों में, खलिहानों में केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंस कम करेंगे और हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे होंगे और हमें नदी भी। रोहिला साहब, एक सवाल बड़ा नेचुरल सा राइज हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप लोग रिसर्च का काम करते हैं, रिसर्च को मॉनिटर करते हैं। जिस तरीके से भारत सरकार ने गंगा रिजुनेशन के लिए प्रोजेक्ट दिया, जिस तरीके से यमुना की साफ़ सफाई पर 10-15 सालों में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुआ, जिस तरीके से औद्योगिक इकाइयों को बार बार सरकार ने ये मौका भी दिया, कानून भी बनाया कि जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, उसको ट्रीट करने के बाद पानी को नदियों में छोड़ा जाए, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है? सरकार की इच्छा शक्ति में कमी रह जाती है या हमारी ऐसी मजबूरी है कि हम बदल ही नहीं सकते, हमारे सामने कोई संसाधन ही नहीं है? क्योंकि इतनी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, गंगोत्री से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, अब उनका पानी ट्रीट करके डाला जाए तो आखिर कैसे डाला जाए? इसके लिए क्या मैकेनिज्म डेवलप किया जाए? मैकेनिज्म है, दुनिया के देशों ने पानी को साफ करके दिखाया है। न्यूयॉर्क में हडसन रिवर है, जहां कभी जमुना जैसा गंदा पानी हडसन रिवर का होता था, लेकिन हडसन रिवर का पानी आज के डेट में बहुत साफ है। वहां पे पानी ट्रीट करके डाला जाता है। कुछ हद तक 80% करीब सफलता लंदन में भी टेम्स नदी की है। हालांकि टेम्स नदी का पानी और हडसन के पानी में काफ़ी अंतर है। आपको नहीं लगता कि ये एक सीख है, एक मौका मिला है हमें कि हम इस 1 महीने के संपूर्ण लॉकडाउन में अपनी नदियों के पानी को बहुत बेहतर फ्लेवर में देख पा रहे हैं, प्रकृति को मुस्कुराते हुए देख पा रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये स्थिति हमेशा के लिए बनी रहे, साल भर के लिए बनी रहे? आपको क्या लगता है कि हम कहाँ पीछे रह जाते हैं? जब हम प्रदूषण, नदी के प्रदूषण को रोकने की बात करते हैं, हम विदेशों से एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, केमिकल बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं और उनने इस समस्या का निवारण किया है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसे देश में शहरीकरण बहुत अलग तरीके का है। बड़े बड़े शहरों में जहां 30 से 35% और कई शहरों में तो 50% आबादी जो है स्लम्स में या फिर अनसिवर्ड एरियाज में रहती है। उसके कारण जो है आपका जो नालों से जो वेस्ट जो है नदी में जाता ही रहता है और आप आधे नालों का जो पोल्यूशन जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर ट्रीट करते हैं और टर्शरी ट्रीटमेंट तक करोड़ों रुपए का खर्चा होता है और उसको ट्रीट करने के बाद आप नदी में फेंक देते हैं। आप लोग रोहिला साहब, आप लोग रिसर्च को मॉनिटर करते हैं, आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है कि भारत सरकार ने एक बहुत विशालकाय मिनिस्ट्री जल शक्ति मंत्रालय तैयार किया है और एक बहुत योग्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इसकी जिम्मेदारी दी गई है? अभी जो काम हो रहा है वो काम कितना कारगर है और जो नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उनके पानी को ट्रीट करके गंगा और यमुना और अन्य नदियों में डालने की जो प्लानिंग चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि वो सफिशिएंट है? 10 साल में या 5 साल में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कुछ आपको लगता है? अभी शुरुआत हुई है, थोड़ी समझ डेवलप हुई है इसके ऊपर कि सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने से काम नहीं चलेगा और लोगों को साथ जुड़ना होगा और जो घर जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घरों में टॉयलेट बनाए गए हैं, उन सभी जगहों से जो वेस्ट निकलता है, उन जिसे हम फीकल स्लज कहते हैं, उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। रोहिला साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम
अर्थशास्त्री डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले हम अर्चना जी से सवाल ले रहे हैं। अर्चना जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती रही है कि तेल की कीमतें लगातार गिर रही है, लेकिन सरकार जो है तेल की कीमतें नीचे नहीं ला रही है, गिरा नहीं रही है। हालांकि सरकार अगर ऐसा करती तो आम जनता के लिए यह सबसे बड़ी राहत की खबर होती। ऐसे हालात में जब तेल की कीमतें ₹0 से भी नीचे यानी माइनस में चली गई हैं, तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मसले पर? अर्चना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऐसा लग रहा है अर्चना जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हम अर्चना जी के पास तुरंत वापस लौटेंगे, लेकिन चलते हैं सीधे डॉक्टर रवि सिंह के पास। रवि जी, आप अर्थशास्त्री हैं, आप इस पूरी स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। अब ये बताइए कि जो तेल का खेल है, ऐसे में जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश हैं उनका तो सीधे सीधे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका इतना लंबा चौड़ा एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो आयात करने वाले देश हैं उनके लिए तो ये सबसे अच्छा मौका है कि जितनी उनकी भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी है, उसको पूरे तरीके से वो भर लें और अपनी भंडारण क्षमता के अलावा जो उनको प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर के लिए दिखाई पड़े उसको भी वो रिजर्व करके रखें। और जिस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा हमारे ऑयल बिल के अगेंस्ट खर्च हो जाता था, इस समय कोरोना की लड़ाई के लिए आप मानते हैं कि हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है? देखिए, कोरोना की जहां तक लड़ाई की बात, और जिस तरीके से शहरवाज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जो प्रकृति है वो जिस तरीके से पॉजिटिव हो रही है या पोल्यूशन जिस तरीके से कम हो रहा है, उसको लेकर के तो इन्होंने यहाँ पर अपना स्टैंड काफी अच्छा क्लियर किया। और मैं शहनवाज जी के माध्यम से एक बात सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सबसे बड़ा जो खर्चा आता है वो करीब $120 बिलियन का वो पेट्रोल और डीजल का खर्चा होता है, यानी कि ऑयल का हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये अच्छा मौका है अपना रिजर्व बनाने का। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूंगा, भारत के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कच्चे तेल के दाम जमीन पर आ गए। देखिए, इस समय सबके भंडार यहाँ पर भरे हुए हैं। इसको आप ऐसे सिंपल समझिए कि लगभग 100 मिलियन बैरल पर डे कच्चे तेल का प्रोडक्शन होता है और दुनिया में सारे देश जो है वो इसको उतना ही परचेज करते हैं, उसमें चाहे भारत हो, यूएस हो, ओपेक कंट्रीज हो या सभी। अब हुआ ये कि पिछले अभी कुछ दिन पहले ओपेक कंट्री और रशिया ने आपस में मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि प्रोडक्शन को कट कर देते हैं क्योंकि आगे डिमांड नहीं होगी। आज इस समय अभी क्योंकि 100 मिलियन बैरल का जो प्रोडक्शन हो रहा था उससे उन्होंने 9 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन को कट कर दिया, जिसकी वजह से अब 91 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन यहाँ पर ग्लोबली हो रहा है। अब चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस के फैलने के बाद पूरे विश्व में कच्चे तेल की डिमांड 30% गिर गई, यानी कि जो 100 मिलियन बैरल पर डे का हमारा जो परचेजिंग और यूज हो रहा था वो घट करके अब सिर्फ 70 मिलियन बैरल पर डे हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन 91 मिलियन बैरल पर डे अभी भी है और इसी वजह से आज कोई भी देश उसको खरीदने के लिए उसके पास रिजर्व नहीं है, यानी कि रखने की जगह नहीं है और इसी वजह से लोग अब कच्चे तेल को खरीदना नहीं चाहते। अब यूएस की जब यहाँ पर बात आती है तो यूएस के कुशिंग में यहाँ पर उनकी जो कैपेसिटी, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी 76 मिलियन बैरल और जो कि 55 मिलियन बैरल फिक्स हो चुकी थी, यानी उतना वो स्टोर कर चुके थे और इसी वजह से जब शिपमेंट और आई तो उनके पास रखने की जगह नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब आप मुझसे $40 पर बैरल ले जाइए लेकिन तेल मेरे यहाँ मत रखिए। तो ये सिचुएशन इसलिए आ गई और बहुत से देश इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। तो रवि जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि $40 पर बैरल जो है अमेरिका ने उल्टे पैसा दिया कि आप हमारे यहां से ले जाइए इस तेल को? जी बिल्कुल, $37.62 यानी कि लगभग $37 यहाँ पर उन लोगों से कहा कि आप उसको ले जाइए वापस। और अभी भी WTI क्रूड जो है वो $1 नीचे चल रहा है, यानी निगेटिव में चल रहा है प्राइसेस, यानी आप
अगर कच्चा तेल खरीदना चाहते हैं तो आपको पैसे भी मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आ गई है। लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि भारत खरीदता है ब्रेंट क्रूड को, और ब्रेंट क्रूड अभी भी $5 के पास है, और ये नॉर्मल WTI क्रूड से महंगा होता है क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस वजह से ब्रेंट क्रूड के दाम अभी भी $5 से $7 के बीच में हैं। तो ऐसे में भारत सरकार के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उन्होंने, मैं समझता हूं, ज्यादा रिजर्व यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, और इसका फायदा आपको धीरे धीरे पब्लिक को भी यहाँ पर पास ऑन करेंगे। रवि जी एक सवाल और बताइए दर्शकों के लिए, रवि जी एक सवाल और हम बताइए हमारे दर्शकों के लिए। सबके मन में बहुत ही साधारण सी, सिंपल सी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि हमारे पास अगर हमने अपने तेल के सारे जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने कितने वक्त के लिए तेल अपने यहाँ रिजर्व करके रख लिया है? क्या 1-2 साल हम आयात ना करें तो हमारा काम चल जाएगा? देखिए, कच्चे तेल का जो इस्तेमाल होता है और पूरे साल का जो बिल है, उसके हिसाब से अगर हम एक दिन अगर तेल हम खरीदारी ना करें तो हमारा खर्चा नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे पास इतनी स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है। और शायद मेरे ख्याल से शहनवाज जी इसका ज्यादा अच्छा आंसर बता पाएंगे कि इस समय भारत सरकार ने कितना कच्चा तेल जो है वो स्टोर करके रखा है, और उसका कितना उसमें कितना रिजर्व उनके पास है। शायद वो ज्यादा अच्छा इसका आंसर दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है, तो इसका आंकड़ा भारत सरकार प्रकाशित नहीं करती, या कोई भी दुनिया की देश की जो सरकारें हैं कि उनकी कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, कितना वो तेल जमा करके रख सकते हैं, कितना वो रातों रात अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। यह नेशनल सिक्योरिटी से जो जुड़ा मसला है, इसमें हम बहुत गहराई तक नहीं जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके लिए बड़ी अच्छी खबर है, और ऐसे वक्त में जब हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है अपने वेलफेयर के कामों को चलाने के लिए, लोगों को टेक केयर ऑफ करने के लिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए, जिनके रोजगार खो रहे हैं, ऐसी कंपनियों को पैकेज देने के लिए, बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में ये जो खबर आई है आज, जो अखबारों में हेडलाइंस बनी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। डॉक्टर राजेश भारद्वाज ENT स्पेशलिस्ट हैं, और कोरोना जो सबसे पहले हमला करता है वो इसी ट्रैक को पकड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ज़्यादा इनलाइट किया है, एजुकेट किया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस निकल के आ रहे हैं, करीब डॉक्टर KK अग्रवाल जो पूर्व IMA प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे चैनल पे ही बता रहे थे कि करीब एक अनुमान के मुताबिक 84% लोगों को एसिम्प्टोमेटिक लक्षण हैं, जिनको लक्षण हैं ही नहीं, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनमें किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो उनको फीवर है, ना तो उनको सर्दी जुकाम, गला खराब, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं है। अब वो कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति आप मानते हैं कि ज़्यादा खराब है, और कम्युनिटी लेवल के ट्रांसमिशन को हम लोग अभी तक तो बचा लाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में, जैसा कि WHO के डायरेक्टर जनरल बोल रहे थे कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। इस पर ज़रा हमें एजुकेट करें और बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं इस समय। हाँ, थैंक यू उपेंद्र जी। मैं बताता हूँ इसके बारे में। अगर आप पिरामिड देखो तो पिरामिड के ऊपर आता है 1 to 3% डिपेंडिंग अपॉन ग्लोबल फिगर्स जो डेथ हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। उसके नीचे आता है करीब 3 to 5% जो सीवियर केसेस मानते हैं, जिनमें सीवियर निमोनिया या ऑर्गन फेलियर हुआ हो। उसके नीचे आते हैं करीब 15 to 20% पेशेंट जिनको माइल्ड इलनेस है, जिसको नॉर्मल कोरोना वायरस के हम सिम्टम कहते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस फूलना। और पिरामिड के नीचे वाला हिस्सा जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है, इसका हम अनुमान नहीं कर सकते एग्जैक्टली, क्योंकि इसके लिए हमको टेस्टिंग चाहिए। ये करीब 70 to 80% पेशेंट हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। अब आप सोचिए, मैंने कोरोना वायरस के पेशेंट के टच में आया मैं, लेकिन मेरे को कोई सिम्टम नहीं है, तो जब तक मैं टेस्टिंग नहीं कराऊंगा या कोई मेरी टेस्ट नहीं करेगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव हूं कि नहीं। और ये टेस्टिंग, अगर मैं आपको टेस्ट के बारे में भी आज इतनी चर्चा चल रही थी, टेस्टिंग के बारे में भी अगर हम क्लियर कर दें तो ये 2 टाइप के टेस्ट हैं। एक टेस्ट है जो एंटीजन टेस्ट करता है, जो PCR टेस्ट है, जो तुरंत इमीडिएटली
कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होते ही वो पॉजिटिव हो जाता है और कुछ हफ्तों तक, 3-4 हफ्ते तक पॉजिटिव रहता है। और दूसरा है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, जो 7 से 10 दिन के बाद पॉजिटिव होता है, जिसमें IgM पहले पॉजिटिव होता है, फिर IgG पॉजिटिव होता है, और ये बताता है कि अगर कोरोना वायरस की इन्फेक्शन आपको हुई कि नहीं। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स के लिए ये वाला टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि हमको सर्वेलेंस में पता चलता है, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सीधा सवाल पैदा हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बड़ा सीधा सवाल पैदा हो रहा है, जो कोई भी दर्शक देख रहा होगा तो जानना चाहेगा। अब मान लीजिए कोई एसिम्प्टोमेटिक पर्सन है और उसने अपना टेस्ट नहीं कराया, तो वो कोरोना वायरस का कैरियर कब तक बना रहेगा? कब तक वो दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है? या कोई ऐसा वक्त आएगा जब वो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन है, ऑटोमेटिक कोरोना वायरस उसकी बॉडी से अपना प्रभाव खत्म कर देगा, या कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा और वो टेस्ट कराने भी जाएगा तो मान लीजिए पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव आएगा, तो उसके बॉडी में कोरोना वायरस कब तक घर बना के रह सकता है जो व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है? ये जरा बताएं हमें। देखिए, इसमें अभी फिलहाल आप जानते हैं ये बीमारी इतनी नई है कि हर सवाल का एक्यूरेटली जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम बाकी इलनेसेस के बारे में बताएं, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड की आपके शरीर में वायरस आ गया लेकिन आपको सिम्टम नहीं आया, आप उस समय भी ट्रांसमिट कर सकते हो, आप इन्फेक्शियस हो। मैं जानूंगा कि इस तरह से कोरोना वायरस अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, कम से कम 4 से 6 से 8 हफ्ते तक तो कम से कम ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें दूसरी बात है वायरल लोड। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में हम ये सोचते हैं कि वायरल लोड कम होगा, तो इसलिए अगर ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट भी कर सकते हैं तो शायद ये लो इंटेंसिटी की इन्फेक्शन होगी। और अगर आप कम्युनिटी की बात करें तो हमको तो खुशी होनी चाहिए कि 84% एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब कि हर्ड इम्यूनिटी बनाने के चांसेस हमको ज़्यादा आसान दिख रहे हैं कि धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी बनेगी हमारी। अब आपको लगता है कि जो 21 दिनों का लॉकडाउन था, अब उसके बाद 19 दिनों का फिर लॉकडाउन है, 14 तारीख को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था और आज हम 21 तारीख यानी कि पूरे एक हफ्ते बाद हम आज बात कर रहे हैं, और 21 और 7 करीब 27-28 दिन पूरे हो गए हैं। हमारी हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में कितना वक्त लगेगा? कंट्री कितने वक्त के बाद हार्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेगी? इन्फेक्शियस डिजीजेज में हर्ड इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए कम से कम 70 से 75% लोग आने चाहिए। WHO के प्रेसिडेंट ने अभी कहा है कि ये डिजीज़ अभी तक खाली 2 से 3% पॉपुलेशन तक पहुंची है, इसलिए वहां तक पहुंचने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमारी उम्मीद है कि 1 से 1.5 साल में जब वायरस का ये वैक्सीन बनेगा, उससे हम लोग वैक्सीनेट होंगे और उसमें हमको फ़ायदा होगा। ये ज़्यादा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। हर्ड इम्यूनिटी में ज़्यादा टाइम लग सकता है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की मार से कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट आई है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत बोतल बंद पानी से भी यानी 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है। साल की शुरुआत में कच्चा तेल $67 प्रति बैरल यानी 30 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर था। वहीं 1 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमत गिरकर $23 प्रति बैरल हो गई, यानी इंडिया में 11 रुपये प्रति लीटर के दर पर आ गई थी। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच कच्चे तेल की कीमत में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत बोतल बंद पानी से भी कम हो गई है। वहां कच्चे तेल की कीमत $0 के नीचे चली गई। वायदा बाजार में कच्चे तेल की कीमत -$37.56 प्रति बैरल दर्ज की गई। महज 3 महीने में तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कच्चे तेल की कीमतों में इतनी गिरावट क्यों हो रही है? दरअसल कोरोना की वजह से दुनिया भर में यात्री मूवमेंट पर पाबंदी और औद्योगिक गतिविधियां ठप होने से मांग में भारी कमी आई है।
सऊदी अरब और रूस के बीच प्राइस वॉर से भी कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट हुई है। दुनिया भर में तेल का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन मांग में कमी की वजह से दाम गिरे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत की डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, जिसके लिए उसे इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में कीमत चुकानी पड़ती है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, लेकिन भंडारण क्षमता की कमी और विदेश मुद्रा भंडार को दुरुस्त रखने के लिए भारत फिलहाल जरूरत से ज्यादा कच्चा तेल आयात नहीं कर रहा है। आखिर क्यों, जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इतना घट गया है, WTI पे इतना कम रेट है, 0 से नीचे है, हमने इनकार क्यों किया? पिछले 6 सालों में 20 बार आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई पेट्रोल और डीजल पर। आपने 20 लाख करोड़ अर्जित किया, माफ कीजिएगा 12 बार आपने बढ़ाई और 20 लाख करोड़ रुपए अर्जित किया। ये दूसरा प्रश्न भी बनता है कि आखिर क्या कारण है? आप जो लाभ अर्जित करते हैं उसको आम उपभोक्ता के साथ बांट नहीं सकते, वो राहत आम उपभोक्ता को नहीं दे सकते। मौजूदा साल की शुरुआत में कच्चा तेल $67 प्रति बैरल यानी 30.08 रुपए प्रति लीटर था। वहीं 12 मार्च को जब भारत में कोरोना के मामले की शुरुआत हुई तो कच्चे तेल की कीमत $38 प्रति बैरल यानी 17.79 रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं 1 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमत गिरकर $23 प्रति बैरल यानी प्रति लीटर 11 रुपए आ गई। कच्चे तेल की भंडारण क्षमता बढ़ाकर भारत भविष्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रख सकता है। इससे महंगाई दर में कमी तो आएगी ही, चालू खाते का घाटा भी कम होगा, साथ ही विकास दर भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। कच्चे तेल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें अप्रत्याशित आंकड़ों पर आ गिरी हैं, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल 69 रुपये और डीजल 62 रुपये प्रति लीटर क्यों? इस विपदा में जो दाम घटे सो अच्छा, कब सुनेगी ये सरकार? सीधे चलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा के पास। अर्चना जी, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। राहुल गांधी आपके नेता हैं, उन्होंने बार बार ये आवाज़ उठाई है कि जब तेल की कीमतें गिर रही हों तो सरकार को उसी रिस्पेक्ट में, उसी रेशियो में तेल की कीमतें गिरानी चाहिए और इस विपदा की घड़ी में जो दाम घटे वही सबसे अच्छा, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। कब सुनेगी सरकार? और 69 रुपया पेट्रोल और 62 रुपया डीजल है, क्यों नहीं सस्ता किया जा रहा है? इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। अर्चना जी के साथ ऑडियो का प्रॉब्लम है, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सीधे चलते हैं शहनवाज जी के पास। शहनवाज जी, जिस तरीके से तेल की कीमतों को लेकर के कांग्रेस हमलावर हो रही है, आपने देखा जो है खेरा साहब उनके जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, पूरी कांग्रेस बीजेपी पे तेल की कीमतों और उनके दाम को घटाने को लेकर के पूरी तरह से हमलावर है, क्योंकि अब जो तेल की कीमतें वो शून्य हो गई हैं और हमारी भंडारण क्षमता भी पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। हालांकि जो तेल हम खरीदते हैं वो अर्थशास्त्री रवि सिंह जी बता रहे थे कि $5 पर बैरल वो उसकी कीमत आ गई है। हालांकि नेग्लिजिबल प्राइस है, फिर भी क्या आपको लगता है, आप तो सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहे हैं, तमाम कमेटियों में भी हैं, अभी भी आप सरकार के इतने करीब हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपको क्या लगता है कि अगर इस समय सरकार रेट गिराए तो क्या नुकसान है? नहीं, देखिए, अभी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो शुरू में आपने कहा वो हमारे पास है और अभी तो हम वॉर अगेंस्ट कोरोना में है जी। और जो राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं उनको ये ध्यान होना चाहिए कि आम आदमी अभी गाड़ी का उपयोग नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। बिल्कुल। और आम आदमी को इससे कोई अभी लाभ या हानि नहीं होनी। और तेल की कीमत इसलिए भी कम हो रही है पूरे दुनिया में क्योंकि गाड़ी का उपयोग ही नहीं हो रहा, मतलब सड़क पे गाड़ी नहीं है। अगर आप
फ्री में भी किसी को तेल दे दें तो वो गाड़ी में रखकर कहाँ जाएगा। जैसे एक बार टंकी आपकी फुल करा दिया जाए जी, तो आप तो सहारा के ऑफिस जाते हैं, लेकिन मैं तो 20 दिन तक कहीं नहीं गया। मेरे गाड़ी में जो 1 महीना पहले तेल रखा था उतना ही स्टोरेज आज भी है, ऐसा किसी के यहाँ भी है। तो ये सवाल सही नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज एक सवाल और उठाया था जिसका जवाब मैंने दिया था जी। उन्होंने कहा भाई सैनिटाइजर बना रहे हैं चावल से और किस चीज से, गरीबों की भूख का क्या होगा। तो हम लोगों ने कहा भाई हम सैनिटाइज भी करेंगे और किसी को भूख से परेशान होने भी नहीं देंगे। तो ये एक अच्छी सी चीज आई है जी। वो भी आम आदमी से अभी उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी या तो सरकार की गाड़ी चल रही है या एसेंशियल जो जरूरत की चीज है उसके लिए गाड़ियां चल रही हैं। तो जब परिस्थिति बनेगी तो इसका जरूर फायदा देंगे। दूसरा उपेंद्र जी एक बात समझ जाइए जी, क्षमता उतना ही स्टोर कर सकते हैं ना। बिल्कुल बात सही है। और एक आंकड़े के मुताबिक हर समय हर घंटे करीब 7 लाख ट्रक देश में अलग अलग सड़कों पर अलग अलग जगहों पर होते हैं। इस समय जो इसेंशियल कमोडिटी के लिए जो ट्रक और जो बड़े वाहन चल रहे हैं करीब उनकी संख्या 1,50,000 के भीतर ही है इस मामले में बिल्कुल। लेकिन एक फील गुड फैक्टर होता है शहनवाज जी, जिसको लेकर के हर आदमी चाहता है कि चलो हमारा फ्यूचर बजट ये है, अब तेल की कीमतें यहाँ तक आ गई तो हम इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये आदमी की फ्यूचरिस्टिक सोच को बल देता, सपोर्ट करता, ये एक बात है। लेकिन ये जरूर है कि अगर तेल की कीमतें घटा भी दिया जाए तो इस समय घटी हुई कीमतों को लेकर हम करेंगे क्या, कहाँ तेल लेके जाएंगे, कहाँ स्टोर करेंगे। डिस्कनेक्ट होता है जो आम आदमी समझता है, क्यों नहीं कांग्रेस समझ रही। क्योंकि अभी हम अगर उसकी कोई छूट भी देते हैं तो अभी तो लॉकडाउन है, यानी 3 तारीख तक तो करीब करीब पूरे देश में लॉकडाउन है। बिल्कुल। और ये संभावना सही है, इसकी पूरी संभावना है क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद भी जो सऊदी अरब और रशिया के बीच में जो विवाद है या तेल की कीमतों को नियंत्रण में दुनिया रखेगी तो उसका लाभ तो हिंदुस्तानी लोगों को होना है। और आप जानते हैं कि हमारे ये कांग्रेस के दौर से ये शुरू हुआ था कि हमने बाजार से जोड़ा था तेल को, ये कोई सरकार के निर्णय से नहीं जोड़ा था। तेल की कीमत जब बढ़ती है तो तेल की कीमत बढ़ेगी, जब घटेगी तो उसका भी लाभ होगा। और कई जगह अलग अलग राज्यों में उस पर अलग अलग टैक्सेस होते हैं। आप भी जानते हैं कि आप एविएशन में सहारा परिवार रहा है, बिल्कुल। मैं एविएशन मिनिस्टर रहा हूं तो मुझे पता है एयर टरबाइन फ्यूल जो है एटीएफ की कीमत दुनिया में कुछ अलग होती है। भारत में अलग अलग राज्य अपने अपने टैक्स लगा देते थे और अभी भी इसको जीएसटी में नहीं डाला है। तो ये एक बड़ा विषय है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन अनुभव के आधार पर मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूँ कि जब बाजार में इसकी कीमत कम होगी तो उसका फायदा नेचुरल भारतीयों को मिलेगा। लेकिन अभी हमारे पास इतनी क्षमता है कि पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है। जैसे बहुत सी चीजें हम जो चाइना से लेते थे और कई जगह से लेते थे, आप जानते हैं सरकार ने निर्णय किया कि एफडीआई जब आएगी तो आंख बंद करके नहीं आएगी, सरकार उसको देखेगी। बिल्कुल। तो हमारी बहुत सारी कंपनी है जो स्वदेशी चीज बनाने लगी। जो चीजों पर हम चाइना और दुनिया पर डिपेंड थे, आज भारत में वो चीजें मेक इन इंडिया तो अब शुरू हो गया, पूरी ताकत से हो गया है, क्योंकि हमारे पास ये बहुत सारी उम्मीद भी बनी। शहनवाज जी हम आपसे बात करेंगे लेकिन इस बीच में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। लॉकडाउन में प्रदूषण से जूझती प्रकृति को मुस्कुराने का मौका मिल गया। वाहन और फैक्ट्रियां बंद होने से जहां इंसान को स्वच्छ हवा में खुलकर सांस लेने का मौका मिल रहा है, वहीं जो नदियां हजारों करोड़ की रकम खर्च करने के बाद भी सालों से साफ नहीं हो पाई, लॉकडाउन पीरियड में ही उनका पानी पीने लायक हो गया। लॉकडाउन का सबसे पॉजिटिव इफेक्ट प्रकृति पर पड़ा है। प्रदूषण का स्तर तेजी से कम हुआ है। एयर और वाटर क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। नदियों का पानी फिर से निर्मल हो रहा है। गंगा का पानी 50% और यमुना का पानी 60% साफ हो गया है। कई जगहों पर गंगा का पानी पीने लायक हो गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गंगा नदी के 36 मॉनिटरिंग यूनिट में से 27 यूनिट का पानी अब इंसानों के साथ साथ वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के लिए भी सुरक्षित हो गया है। IIT BHU के केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के शोध के मुताबिक वाराणसी और कानपुर में गंगा के पानी में 50% तक सुधार देखने को मिला है। दरअसल लॉकडाउन में घाटों के किनारे सभी गतिविधियां बंद होने और कारखानों के कचरे का डिस्चार्ज भी नहीं होने से पानी शुद्ध हो रहा है।
लॉकडाउन देश के उन 17 महानगरों के लिए वरदान साबित हुआ है जो कई सालों से वायु प्रदूषण से जूझ रहे थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर के शहरों में एयर पॉल्यूशन में 50% तक की कमी आई है। खुली हवा में सांस लेने के लिए पशु पक्षी और जानवर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। नदियों का पानी निर्मल होने और हवा स्वच्छ होने से पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाट और आसमान की नीलिमा का एहसास होने लगा है। मुंबई में तो पहली बार 1.5 लाख गुलाबी हंसों के झुंड को चहकते हुए देखा गया है। ऊंची इमारतों के बीच किस्म किस्म की चिड़िया अपनी धुनों में गुनगुना रही हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति 20वीं सदी के 7वें दशक में लौट गई है। लॉकडाउन के सन्नाटे में तोता, बुलबुल, कोयल और गौरैया की चहचहाट गूंज रही है। सड़कों पर मोर नाच रहे हैं तो नीलगाय, हिरण, हाथी इंसानी बस्ती में निडर घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो आपने देखा कि प्रकृति किस तरह से मुस्कुरा रही है। जहां कई सारे दुखद पहलू हैं तो ये एक सुखद पहलू भी है। फरीदाबाद में लोगों को जागरूक करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए लॉकडाउन के पालन की अपील की जा रही है। आइए देखते हैं ड्रोन का कमाल। आपसे निवेदन है कि आप अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। आप पर हमारी नजर है। आपके फोटो लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य। घर पर रहें एवं दूसरों को भी घर पर रहने के लिए प्रेरित करें। आपसे निवेदन है कि आप अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। आप पर हमारी नजर है। आपके फोटो लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य। तो आपने देखा ड्रोन का कमाल। ड्रोन हमारे देश में एक नई टेक्नोलॉजी बन के आई। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ड्रोन से काम करने वाले लोगों को लाइसेंस देना भी शुरू कर दिया है। जिस तरीके से अमेरिका और यूरोप में ड्रोन का बहुत कारगर इस्तेमाल किया जाता है, अब हमारे देश में भी वो दिन दूर नहीं जब ड्रोन से पिज़्ज़ा की डिलीवरी होगी, जब ड्रोन से तमाम ज़रूरी काम होंगे, जब ड्रोन से ऊंची ऊंची इमारतों में आग बुझाई जा सकेगी, जब ड्रोन से पूरे शहर पे सर्वेलेंस किया जा सकेगा, जब ड्रोन से जुड़े कैमरे केवल शादी में फ़ोटो नहीं खींचेंगे बल्कि पूरे शहर की निगरानी करेंगे। तो ये है ड्रोन का कमाल। समय की सीमा लगभग अब पूरी हो चुकी है। मैं अपने सभी मेहमानों को धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ क्योंकि 9 बजने तक हमें ये शो चलाना होता है और इसके बाद हमारे आगे के कार्यक्रम सुनिश्चित होते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और हस्तक्षेप में आज इतना ही और अपने दर्शकों से हम आज तक के लिए विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले 2 लाइनें ज़रूर, जैसा कि हम रोज़ सुनाते हैं कि हमें अपना हौसला बढ़ाए रखना है, अपनी उम्मीद को जगाए रखना है, हमें मायूस नहीं होना है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। इसी के साथ हस्तक्षेप में इतना ही। सहारा प्रणाम।